नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कहते हैं राजनीति असंभव को साधने का खेल है। आज ये जुमला तब एक बार फिर सच साबित हुआ जब लालू ने नीतीश को अपना नेता मान लिया। जो लोग बिहार को और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उनके लिए ये दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं। तमाम सियासी खींचतान के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद की मौजूदगी में नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस मौके पर लालू बोले, हमारी प्राथमिकता बीजेपी की दहशत को रोकना है। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हैं। मैं बीजेपी को रोकने के लिए जहर भी पीने को तैयार हूं। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश का सीएम उम्मीदवार बनना क्या लालू की हार है? क्या लालू नीतीश का गठबंधन मजबूत है या मजबूरी का फैसला? और सवाल यह भी कि नीतीश लालू कांग्रेस का मेल मोदी के लिए क्या बड़ी चुनौती है? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासी लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। कल नीतीश राहुल की मुलाकात के बाद कयास लग रहे थे कि नीतीश के सियासी दांव में लालू बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि लालू नीतीश का गठबंधन नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ लालू नीतीश मीडिया के सामने रूबरू हुए तो ये तय हो गया कि बिहार में लालू नीतीश गठबंधन पर छाए बादल छट गए। तो लालू प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया है और कहा कि हम कंपेन करेंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। मुलायम ने ऐलान किया कि बिहार का चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे। इस ऐलान के वक्त लालू यादव भी मुलायम के साथ मौजूद थे। लालू ने भी नीतीश को अपना नेता कबूल कर लिया। हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है, जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे। मौजूद थे। लालू ने भी नीतीश को अपना नेता कबूल कर लिया। हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है, जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या कुछ और, लालू भी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो उधर राहुल नीतीश की मुलाकात से भी तय हो चुका है कि मोदी के खिलाफ महागठबंधन से कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। सीएम पद को लेकर मामला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सीटों को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने 3-3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो सीटों का फॉर्मूला निकालेगी। कल भी मैंने कहा था किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं होगा। लालू जी और ये सभी लोग बैठकर उसको तय कर लेंगे और पूरी तरह से जो चला आ रहा था बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा, वो पहले दिल्ली में रुका, अब बिहार में पूरी तरह रोक दिया जाए। लालू नीतीश के नए मेल पर बीजेपी एलजेपी नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि अगर महागठबंधन को बिहार की जनता का साथ मिल गया तो बिहार में अच्छे दिन का बीजेपी का सपना धरा का धरा भी रह सकता है। गठबंधन नहीं होगा, लठबंधन होगा। जैसे विलय नहीं हुआ वैसे गठबंधन भी नहीं होगा। ये सब जो है चल रहा है, नौटंकी चल रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। गठबंधन के बाद लालू जी के कंधों पर नीतीश कुमार बिहार को बनाएंगे। ये बिहार को बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपनी साख बचाने की मजबूरी है। नीतीश का सीएम उम्मीदवार बनना लालू की हार है या लालू नीतीश का ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है? सियासी गलियारों में इस गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन ने बिहार में मोदी के लिए बड़ी चुनौती तो जरूर खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले तमाम मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर समित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेमचंद मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राजीव रंजन मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जेडीयू के नेता हैं। मनोज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। और हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। पहला सवाल समित पात्रा जी आपसे ही है, जो दूसरा खेमा है उसने अपना नेता चुन लिया, आपके खेमे का कौन होगा नेता? बीजेपी का कौन नेता है बिहार में? देखिए, कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में ही एक फ्रस्ट्रेशन है। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार से वो एक
पूरे प्रक्रिया को जवाब दे रहे हैं वो हम सब समझ रहे हैं। हमारा नेता कौन होगा इंतजार करिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, हम उसके पश्चात आपको जरूर बताएंगे कि किसके नेतृत्व में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। चेहरा कौन सा होगा संबित पात्रा जी? यहाँ चेहरा तो बता दीजिए, चूंकि नेताओं पे बात हो रही है, एक राउंड इस पे बात कर लेते हैं जरा। नेता कोई भी हो, मोदी साहब चेहरा होंगे या नहीं होंगे, ये बता दीजिए। नहीं, स्वाभाविक रूप से मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका ही विजन बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और जहां बिहार के ये तमाम घटक दल ये बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पे हमें बिहार में मोदी जी के रथ को रोकना है। अच्छा। हमारा उद्देश्य है किसी भी कीमत में बिहार में विकास रथ को आगे बढ़ाना है। हाँ। अब देखिए, विकास रथ रोकना महत्वपूर्ण है या बिहार रथ आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ये आप बताइए। चलिए इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन पहले मनोज झा जी से मैं पूछ लूं एक सवाल। मनोज झा जी, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, वहां की जो हकीकत से वाकिफ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना है आज की घटना, जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? देखिए, अगर आप वक्त दें और मैं सतही विश्लेषण नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी दूंगा। 16 मई को जब मतगणना हो रही थी, उसी दिन सर्वप्रथम लालू जी ने कहा था कि ये जो नई सरकार मोदी जी की आई है, ये पुरानी भाजपा नहीं है, ये व्यक्ति केंद्रित दक्षिणपंथी भाजपा है और तमाम प्रगतिशील समूहों को एक साथ आना होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, असमानता, भेदभाव और मुफलिसी के प्रति पहले की भी सरकार उदासीन थी, लेकिन ये सरकार जितनी क्लिनिकली उदासीन है, जितनी क्लिनिकली इंडिफरेंट है, उसकी वजह से लोगों के बीच में मैसेज गया था। मैं बताऊं, पिछले यूपीए 2 के बारे में जब वो चुनाव जीते थे, 1 साल के अंदर लोगों को लगा कि करप्शन के प्रति ये गंभीर नहीं है। उसी तरह मोदी जी की 1 साल के सरकार के अंदर ये संवाद लोगों तक गया है कि ये मेरी सरकार नहीं है, मैंने चुनी लेकिन ये मेरी होके नहीं रही, ये सरकार चंद लोगों की है। इसमें लालू जी, उन्होंने एक बहुत बड़े उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा कैनवास तैयार करें जो सिर्फ बिहार में नहीं, राष्ट्र के स्तर पर एक विकल्पहीनता से लोगों को बाहर निकाले, और ये उसकी शुरुआत है। ये कैनवास जो है, नेतृत्व और सीट की बात मनोज झा जी, हो रही थी। मैं आऊंगा, प्रेमचंद मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मुझे लगता है सुकेश से इस पर एक कमेंट लेना पड़ेगा मुझे। ये जो बड़ा कैनवास दिखा रहे हैं मनोज झा जी, वाकई ऐसा कोई कैनवास है या फिर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? सुकेश, देखिए, अंग्रेजी में एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, एक दूसरा काफी प्रचलित ये है कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये दोनों ही लागू होता है इस केस में, और उसकी परिणति क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें बीजेपी डॉक में खड़ी होती है कि एक ऐसा गठबंधन जो बड़ा फॉर्मिडेबल हो सकता है अगर जमीन पे सब कुछ ठीक ठीक उतर जाए, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। ये चूंकि अब हो गया है, घोषित हो गया नीतीश जी का नाम, इसलिए गठबंधन तो चलेगा, गठबंधन में लड़ाई चुनाव होगा, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई भी जहर का घूंट हम पी लेंगे, मतलब इस बुनियाद पे आप शुरू कर रहे हैं जी। मेरी जानकारी, मनोज जी के पास जानकारी होगी, उन्होंने कहा मैं पुख्ता जानकारी दूंगा, मैं भी कुछ पुख्ता जानकारी दे देता हूं। एक राउंड बातचीत हुई थी नीतीश जी की, लालू जी की। शायद बात यह थी कि नीतीश के बारे में लालू यादव का कहना था कि आपको घोषित होने की जरूरत नहीं, नेता तो आप ही हैं, हम तो लड़ नहीं सकते चुनाव, तो हमारा तो कोई कैंडिडेचर है नहीं, लेकिन घोषित करके लड़ने में दिक्कत है, क्योंकि कुछ जाति विशेष जो है, जो उनसे जुड़ी हुई जातियां हैं, शायद उनमें बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा, तो अलग अलग लड़ लीजिए, मतलब बिना घोषित किए लड़ लीजिए। लेकिन उस पर नीतीश जी तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार ने बहुत ही कैलकुलेटेड एक गेम खेला है जो उनके पक्ष में जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई चार्ज नहीं है। उनको सुशासन बाबू के नाम पे बीजेपी ने ही आगे प्रचारित किया कि सुशासन बाबू हैं वो। तो ऐसे में उनका एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भी इंगित करता है, और एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस डेवलपमेंट में लालू यादव कहां फिट बैठते हैं, इस पर मैं राजीव रंजन जी से समझना चाहूंगा। जेडीयू के नेता है राजीव रंजन जी, बिहार की राजनीति की बात की जाए और खासतौर पर नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, उनकी राजनीति के धुरी में लालू विरोध रहा, उसी तरीके से उनका उदय हुआ, वही राजनीति उन्होंने, उनकी ब्रांडिंग उसी तरीके से हुई, और वही नीतीश कुमार अब कैसे आखिर लालू यादव के कंधे पर चढ़कर बिहार का विकास करेंगे और जनता को कैसे समझाइएगा? आपकी लाइट चली गई। देखिए अखिलेश जी, आप तो बिहार से हैं और मैं समझता हूँ बिहार की जो राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसे आप बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। जब हम 17 वर्षों का एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का रिश्ता देखते हैं
तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन के गर्व से नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में आए और दोनों ने 1994 तक साथ मिलकर काम किया। कई सामाजिक बदलावों की अगुवाई की, उपेक्षित समूहों को मुख्य धारा में आने की जो एक बड़ी लड़ाई थी उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। जो परिस्थितियां थी उसमें दूरी बढ़ी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक समाजवादी विचारधारा और जो एक सोच थी समाज के कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने की, वो इन दोनों नेताओं के अंदर अलग अलग स्तर पर काम करने के बाद भी वो जारी राजीव जी और जो राजीव रंजन के साथ हमारा आप जिसे कह रहे हैं कि परिस्थितियों की वजह से राहें जुदा हुई, आप ही की बात कह रहा हूं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं या तो तब नीतीश कुमार अवसरवादी थे जब लालू यादव से अलग हुए, शायद उनके मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि सीएम बने, अलग होकर ही कुछ हो सकता है, या अब वो अवसरवादी हो रहे हैं जब लालू के साथ आ रहे हैं। कहीं तो दिक्कत है सर, या तो वहां अवसरवादी थे या अब अवसरवादी हैं। अगर नहीं देखिए, एक 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को अगर इस तरीके से एकदम दो हिस्सों में बांट करके और बेबाक विश्लेषण आप करके एक सर्टिफिकेट दे दें कि वो अवसरवादी हैं, सर हमारा ये मानना है। आप ही लोग वो नारा बुलंद करते थे ना, जंगल राज। जनता पार्टी और लालू यादव के राज को जंगल राज कौन लोग कहते थे? अखिलेश जी, अगर सुनिए ना अखिलेश जी, मैं वही बात कह रहा हूं। बार बार ये कोशिश हो रही है कि जंगल राज की बात कह करके इन दोनों दलों के बीच मनमुटाव की एक नए कोशिश को भी अंजाम दे दिया जाए। मेरा ये मानना है सब कुछ बीत गया, आज ऐलान हो गया, सीटों पर भी सहमति बन जाएगी और मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी अपनी उल्टी गिनती का इंतजार करे। रामविलास पासवान के साथ उनका स्वाभाविक गठजोड़ है। अच्छा, रामविलास पासवान ने मैं सवाल पूछूंगा कि क्या कहा था सरकार से अलग होने के बाद सवाल की उनकी राय कितनी मुश्किल होने जा रही है बिहार में। जीतन राम मांझी जी को लेकर के जो इनका महादलित अखिलेश जी बस्ती से छोटे जीतन राम मांझी जी को लेकर के इन्होंने क्या कहा था, महादलितों के लिए इनके जीतन राम मांझी ने आप लोगों को लेकर क्या कहा था, उस पर भी जरा विश्लेषण कीजिए। इन्होंने क्या किया उस पर भी विश्लेषण कीजिए। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है, तमाम सवालों का जवाब ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, चूंकि नेताओं की बात हमने कर ली अभी इस पहले सवाल के इर्द गिर्द, जरा मुझे यह बताइए कि आप लोग हैं कहां बिहार में? एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है कि आप लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के पीछे वहां पर खड़े हैं। नहीं, मैं आगे जोड़ देता हूँ अखिलेश। आपने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको जोड़ के उसको जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी ऐसे हैं कि प्रेमचंद मिश्रा जी अगर नहीं होते तो नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होते। वो ऐसे हैं। ये आर्म ट्विस्टिंग जो हुई है ये कांग्रेस के जरिए ही हुई है। अच्छा, राहुल गांधी से नीतीश कुमार का मिलना, आज सोनिया गांधी से लालू का मिलना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसमें एक पार्ट प्ले किया है कि एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए और राहुल के जरिए, सोनिया जी के जरिए। तो इसी से मेरा सवाल है सुकेश, आपने महत्वपूर्ण बात कही। प्रेमचंद मिश्रा जी, तो अगर आप ये रोल अदा करने को तैयार हैं, फ्रंट से लीड नहीं करना चाहते हैं बल्कि ये मेल मिलाप के खेल में लग गए हैं, तो इसके पीछे क्या नरेंद्र मोदी साहब का भय तो नहीं है? देखिए, बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़के बहुमत नहीं प्राप्त कर सकती है। उसे भी दो सहयोगी उनके गठबंधन में ऑलरेडी हैं और तीसरे सहयोगी के तलाश में हैं जिनको मांझी के रूप में ढूंढ रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब आप 3-4 दलों के गठबंधन के खिलाफ अकेले अकेले लड़ने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना मुश्किल होगा। ये तो जमीनी सच्चाई है। तो अगर बीजेपी ने 3-4 दलों के साथ एक ग्रुप बनाया है, गठजोड़ किया है, तो उसके मुकाबले में भी जो सेकुलर विचार की माइंडसेट की पार्टियां हैं उन्हें भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस की कोशिश थी कि जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो एक मंच पर आए, मतलब और बीजेपी के साथ जो नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आसानी से परास्त करें। प्रेमचंद मिश्रा जी, मतलब जो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आमतौर पे मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ तस्वीर जो नजर आ रही है कि इस बार का जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच का चुनाव होगा। हाँ, प्रेमचंद जी, छोटे में अपनी बात रखिए सर, 20 सेकंड में फिर विचारधारा पर चुनाव होगा। विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो पॉपुलर आश्वासन बिहार की जनता को मोदी जी ने दिया था
कि हम मैं प्राइम मिनिस्टर ये विचारधारा की जो आप लोग दुहाई देते हैं ना, बड़ी सहूलियत के मुताबिक ये परिभाषा कर दी जाती है। इसलिए नहीं बिल्कुल नहीं विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारधारा के मैं एक आंकड़ा जरा रख नहीं चल सकता है। मैं एक आंकड़ा जरा रख दूं अपने दर्शकों के सामने, और उसके नेताओं ने बिहार के ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, ये विचारधारा की दुहाई मत दीजिए। मैं संबित पात्रा जी जरा एक सवाल पूछ रहा हूं। संबित पात्रा जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, मेरे पास 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 30% वोट मिला था, यानी आप लोगों को, और एलजेपी को 6.5%, यानी 36.5%। और आपके खिलाफ जो अब मोर्चा वहां पर एक बन चुका है, उस खेमे की अगर मैं बात करूं, जेडीयू को 16%, आरजेडी को 20.5%, कांग्रेस को 8.5%, कुल मिलाकर योग होता है 45%। आपके पास सिर्फ 36.5% वोट है। राह तो बहुत मुश्किल हो गई है सर। नहीं, हमारे पास जो है वो आप नाप भी नहीं सकते हैं। हमारे पास विकास है। और देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, 1 वर्सेस 3 है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अच्छा, रामविलास पासवान जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं सर? 3 वर्सेस 3 है। रामविलास पासवान जी को, तो आप उनके प्रवक्ता को बुलाते ना फिर यहाँ। मैं क्यों, आप उनके प्रवक्ता को क्यों नहीं बुलाए? फिर ये गलती आपकी है कि आपने जानबूझकर पैनल ऐसा बनाया। नहीं, आप भी तो मानिए 2 वर्सेस 3 बोलिए ना। किसने? नहीं, यहाँ पे 3 पैनलिस्ट मेरे खिलाफ बैठे हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि थोड़ा अधिक समय दीजिए। आपने कहा आप रामविलास पासवान को नहीं मान रहे हैं। कुछ चैनलों में मैं था जहां रामविलास की पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे थे। आपको अगर इतनी हमदर्दी थी तो आपको उनके पार्टी के हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, ताकि डिबेट बैलेंस होता। कीजिए, मैंने सिर्फ ये बात कही, आपने कहा 1 वर्सेस 3 मुकाबला है, इसीलिए मैंने कहा लगता है आप रामविलास पासवान जी को भूल गए। है ही, वहां आपके साथ है वो। नहीं, स्वाभाविक रूप से आपके पैनल पे 1 वर्सेस 3 है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। कुछ गलती कह दिया क्या? ओके, हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने पैनल के लिए कहा। अच्छा, बोलिए। देखिए, यहाँ अभी प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। आप बताइए, ये कौन सी विचारधारा की लड़ाई है? 17 वर्ष नीतीश कुमार जी हमारे साथ बैठे रहे। उस समय वो कौन से विचारधारा के साथ थे? जेडीयू का गठन एंटी कांग्रेसिज्म के प्लेटफॉर्म पे हुआ, और आज नीतीश कुमार जी राहुल शरणम गच्छामी हुए पड़े हैं। ये कौन सी विचारधारा है? पूरे जीवन नीतीश कुमार जी पानी पी पी के लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का प्रणेता कह के कोसते रहे, और आज गलबहिए डालकर लालू प्रसाद यादव और वो भाई बने हुए हैं। ये कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की तिलांजलि है। विचारधारा की तिलांजलि। मनोज जी, मैं संबित बहुत आक्रोश में है और मैं उनके आक्रोश के कारणों को समझता हूं, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहूं कि इसको सिर्फ सेक्युलर। मैं संबित बहुत आक्रोश में है और मैं उनके आक्रोश के कारणों को समझता हूं, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहूं कि इसको सिर्फ सेक्युलर अलायंस मत कहिए। इनमें तमाम वो दल हैं जिनका कहीं न कहीं समाजवाद से कुछ लेना देना है। 15 वर्ष के जंगल राज की अक्सर बात होती है। मेरा मानना है कि ये बहुत ही अभिजात्य चिंतन है। 3 बार हम जब गुजरात के में जेनोसाइड की बात करते थे, लोग कहते थे, कह रहे गुजरात में लोग चुन के भेज रहे हैं उनको बार बार। हम 3 बार लगातार चुने गए और हमें आप जंगल राज से नवाजते हो। अरे हमारे अंक पत्र में अगर 3 विषयों में कम अंक है तो 7 विषयों में डिस्टिंक्शन है। हमने ग्रामर बदल दी बिहार की, हमने वहां के सामंती चरित्र को बदल के रख दिया। अच्छा। और आज वही कारण है कि भाजपा भी जो बिहार की है, बिहार की भाजपा मध्य प्रदेश की भाजपा नहीं है। तो इसका तो ये मतलब उस सामंतवाद के बाद मैं मनोज झा जी की परिभाषा को अगर आगे बढ़ाऊं, जो उन्होंने कहा कि एक अभिजात्य चिंतन है ये जंगल राज की जो परिभाषा गढ़ी जाती है, तो नीतीश कुमार को भी उसी में मैं काउंट करूं फिर अभिजात्य वर्ग में? वो भी नारा बुलंद करते थे। वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसको सिरे से खारिज नहीं किया सकता। मनोज जी कह रहे हैं, उस बात में सच्चाई है कि इनका समाजवाद से लेना देना था। साथ में शुरू हुए, 70 से राजनीति शुरू हुई, वो आगे तक चली, 94 तक चली, साथ रहे, साथ में संघर्ष किया। मंडल का समय आया, दोनों साथ थे। कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन था, दोनों साथ थे। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस जंगल राज से नवाजा गया वो तो नीतीश कुमार ने नवाजा ना। बिल्कुल। 94 में वो जब अलग हुए जॉर्ज साहब के साथ, उसके बाद वो बीजेपी के साथ हुए और मुंबई में गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुंबई की थी जहां नीतीश कुमार गए, उनके शरण में चले गए थे।
17 साल तक जब वो बीजेपी के साथ थे तो वो सेकुलर आदमी थे, कम्युनल आदमी थे। वो बीजेपी से अलग हुए तो सेकुलर आदमी हो गए। बिल्कुल। तो जिस जंगल राज की दुहाई मनोज जी दे रहे हैं, और यही नहीं, ये जंगल राज का सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया और नीतीश कुमार ने किया। एक बात और है, लेकिन एक बात मैं अपने इसके साथ जोड़ दूं कि इतनी ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स नहीं होती है। रामविलास पासवान के बारे में बीजेपी ने क्या कहा था ये भी याद कर लीजिए। बिल्कुल सही बहुत सारी पार्टियों के बारे में रामविलास पासवान ने बीजेपी के लिए क्या कहा था, सुखराम के बारे में क्या कहा था, सुखराम के साथ हो गए। तो ये देखिए, ये पॉलिटिक्स ऐसी है, पॉलिटिक्स का चरित्र ऐसा है, राजनीति का चरित्र ऐसा है कि अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं और चूंकि रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राजीव रंजन से, जेडीयू के आप प्रवक्ता है। राजीव जी, जरा मुझे ये बताइए, सुकेश कह रहे हैं कि साथ आ गए हैं, लेकिन करवाहट, जो दिलों की दूरियां, ऐसा नहीं लगता है कि कम हुई है? क्योंकि आज भी लालू यादव ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए जहर तक पीने को तैयार हूं। इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही है। नहीं, इशारे को आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं, हम तो उस तरीके से नहीं समझते हैं। हमारा ये मानना है कि कई सवालों पर अगर कोई खटास पूर्व में रही है। मनोज झा जी, जहर कौन है फिर? धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई। मनोज झा जी, जहर है कौन, जरा आप ही बता दीजिए फिर। और निश्चित तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो केवल आज जो नेता का ऐलान हुआ, पूरा वक्त दूंगा बोलने का, माफी चाहता हूं सर, क्योंकि हमारे साथ मनोज झा इसी सेगमेंट में, इसलिए मैं कमेंट लेकर ब्रेक पर जाऊंगा उनसे। मनोज झा जी, फिर ये जो नीलकंठ बन गए हैं लालू यादव जी, वो कौन, जहर कौन है जिसको उन्होंने धारण किया है कंठ में? नहीं, आप एक बात तो मानिए, जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं और सुकेश जी ने कहा, मैं आपसे कहूं कि आप पॉलिटिक्स को फ्रिजिड फ्रेम में नहीं देख सकते। ऐसा हम सब मानते हैं कि 26 मई के बाद इस देश की राजनीति बदल गई। अब उस बदली राजनीति में हमारे पास दो विकल्प थे। या तो हम अपने मतभेदों के मुतमईन होकर उसमें कैद रहते, या कैदी बनने से इनकार करते। जहर पीने का संकेत उस माध्यम से था। और दूसरा था कि लालू जी ने इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से लोगों के सामने रखा कि राजनीति सिर्फ संसद और विधानसभा की दहलीज पे नहीं होगी। मनोज जी से राजनीति का मतलब है एक विकल्प तैयार मनोज जी, बीच में रोक रहा हूं, आप चले जाएंगे। मनोज जी, आप चले जाएंगे। मनोज जी, अगर इसको हेडलाइन मुझे देना हो आज इस खबर की, तो ऐसा दें कि पहला राउंड नीतीश जीते लालू से, दूसरे राउंड में राउंड से मुकाबला होगा। लालू विंस, नीतीश विंस फर्स्ट राउंड अगेंस्ट लालू। नहीं, मेरी प्रॉब्लम है आपके हेडलाइन से। आप लोग व्यक्ति केंद्रित विमर्श करके आपने दिल्ली के केंद्रीय सत्ता पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं और दिल्ली सरकार में केजरीवाल बैठे हैं, और व्यक्ति केंद्रित होने की वजह से आरजेडी क्या व्यक्ति केंद्रित नहीं है? पिछले एक वर्ष मनोज जी, क्या आरजेडी व्यक्ति केंद्रित नहीं है? दोनों हर पार्टी में वही स्थिति है। नीतीश जी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। चलिए, नीतीश जी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं तमाम मेहमानों का रुख करूंगा। लेकिन मनोज जी, जो आपने एक बात कही ना कि हमारे पास दो विकल्प था, मुझे तो ये लगता है कि शायद कोई विकल्प ही नहीं था सिवाय नीतीश को कि अपना वहां नेता मान ले। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्या नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है बिहार का चुनाव। सबसे बड़ा सवाल में आज की बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिख दिया गया। जिस तरीके से आज लालू यादव ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया और पुराना जनता परिवार मोदी के खिलाफ एकजुट हो गया है। कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं और इस सेगमेंट की शुरुआत राजीव रंजन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जेडीयू के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जरा मुझे यह बताइए कि ऐसा क्या पिछले दिनों में बिहार में बदला कि जिसके लिए आप लोग अब लालू यादव के साथ आ चुके हैं, उस लालू यादव के खिलाफ, उन लालू यादव के खिलाफ जिन्हें आप लोगों ने भ्रष्टाचार का प्रतीक माना, जिन्हें जंगल राज चलाने तक का तमगा आप लोगों ने दे दिया। ऐसा क्या हुआ? देखिए, आपके इन सवालों का जवाब तो पिछली कई बहसों में हम लोग दे चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है राजीव जी, मेरा सवाल इसलिए है, सिवाय इसके आपके सवाल पर ही आ रहा हूं, कहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं अस्तित्व का संकट है, इसके अलावा क्या बदला? जरा जमीनी हकीकत कुछ तो बताइए कि आप लोग को लालू यादव के साथ आना पड़ा। अब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए अखिलेश जी। बिहार का पिछला दशक बेहतर जीडीपी के लिए जाना जाता है, बेहतर विकास दर के लिए जाना जाता है, बिहार की अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए जाना जाता है। तो उसमें सहयोगी कौन थे? दबाव डालकर लगातार बीजेपी सहयोगी थी या लालू यादव थे? मैं वही आपको कहना चाहता हूं अखिलेश जी।
आपकी बात ही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे कहने दीजिएगा तभी मैं आऊंगा। बोलिए बोलिए। बिहार की पिछली विधानसभा का जो जनादेश था वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की निरंतरता को जारी करने के लिए वो जनादेश था, और उसी भावना के साथ नीतीश कुमार जी ने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुजरात मॉडल के नाम पर बिहार की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश की और एक डिवाइसिव एजेंडे को लेकर के उन्होंने गठबंधन की जड़ों में मट्ठा डालने का काम शुरू किया। और कहीं न कहीं नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस, जिसकी बुनियाद पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, वो कहीं न कहीं वो सवाल एक बार फिर से सामने आ गए थे और नीतीश कुमार जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि अगर नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे तो हमें अलग होना होगा। और हमारी जो आशंकाएं थी वो साध्वी निरंजन ज्योति के बयान से साबित होती हैं। हमारी जो हम लोगों ने जो आशंकाएं जाहिर की वो महंत आदित्यनाथ के बयान से जारी होती है। संबित पात्रा जी, जिस तरह से आप लोग गवर्नेंस नहीं करने दे रहे थे, नीतीश कुमार के सुशासन को डिरेल करने में आप लोग जुट गए थे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन को डिरेल करना चाहती थी। देखिए, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि गठबंधन के जड़ों में मट्ठा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी गुजरात से कर रही थी। देखिए, मट्ठा या काढ़ा कौन डाल रहा था तो ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और यही अहंकार का काढ़ा इस गठबंधन पे ग्रहण के रूप में लगा और हम सब भारतीय जनता पार्टी गुजरात से कर रही थी। देखिए, मट्ठा या काढ़ा कौन डाल रहा था तो ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और यही अहंकार का काढ़ा इस गठबंधन पे ग्रहण के रूप में लगा और हम सबने देखा इसको। इस पे ज्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये जीडीपी ग्रोथ और इतनी अच्छी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, ये उद्दंडता आपको नहीं करना चाहिए। देखिए राजीव रंजन जी, ये बड़ा दुखद विषय है कि आप थोड़ा सा भद्रता दिखाना चाहिए। क्यों लगाम दे? क्या लगाम दे? कौन से लगाम को लगाम दे? नहीं, कौन से शब्दों को लगाम दे? कौन से मर्यादा तोड़ दिया? कौन सा मर्यादा तोड़ा? आप बताइए, कौन सा मर्यादा तोड़ा? अभिषेक जी, आप यहाँ नीतीश कुमार जी ने अखिलेश जी आप एंकरिंग कर रहे हैं। मैंने अखिलेश जी आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप एक को रोकते नहीं हैं। आप ऐसे में हमें मत बुलाया करिए, हमें कोई शौक नहीं है इनसे डिबेट करने का। या तो आप एंकरिंग कर लीजिए और नॉन बायस तरीके से डिबेट कंडक्ट करिए, या तो भाजपा को मत बुलाइए। संबित पात्रा जी और राजीव रंजन जी, मैं माफी चाहूंगा। संबित पात्रा जी, आपको अपनी बात कहने का भरपूर मौका दिया जाएगा सर, माफी चाहूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, हाँ चलिए उस पर बाद में जाएंगे। उस खबर पर संबित पात्रा जी को बात पूरी करने दीजिए। संबित पात्रा जी, देखिए, मेरा इतना ही कहना था कि इस प्रकार से नीतीश कुमार जी के अहंकार के कारण वो गठबंधन टूटा, वो तो हिंदुस्तान की जनता देखी। जो बिहार का ग्रोथ हुआ है वो किसके समय हुआ है, किसके कारण हुआ है, यह भी हिंदुस्तान जानता है। जब से गठबंधन अलग हुआ है उसके बाद गांधी मैदान में बम फटता है, गया में बम फटता है, निरीह बच्चे मिड डे मील खा के प्राण त्याग देते हैं, यह सब भी हिंदुस्तान देखा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अभी बिहार में क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं इतना कह रहा हूं, अभी आरजेडी के नेता मनोज जी जाते जाते कह रहे थे कि मैं आक्रोश में हूं। मैं आक्रोश में क्यों ना हूं आप बताएं। जब एक सेकंड, तो मैं प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले आप 1 घंटे से बोल रहे थे, ये उचित नहीं है, मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा, वरना आप डिबेट ऐसे ही चलेगा जिसमें कोई भी कुछ बोलता रहे। हम लोग सब फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। हो गया आप अपनी बात रखिएगा। राजीव सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। बीच में राजीव रंजन जी को बोलने दे रहे हैं। आज ये डिबेट नहीं हो सकता है। अब ये डिबेट इसी तरह चलेगा कि हम भी बीच में नहीं बोलने देंगे। आप राजीव कंट्रोल करिए। नहीं, आप इस तरह नहीं। सुकेश बोल रहा हूं, आप राजीव रंजन को नहीं बोलने। कर्टिसी के साथ सबको सुनता हूँ। आप लोग बीच में बोलते हैं, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मगर बोल लीजिए संबित पात्रा जी। चलिए ठीक है सर, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। नहीं बोल लीजिए। आप दया का पात्र मत बनाइए। ये दया आप इतने नाराज क्यों संबित पात्रा जी? आपको दया का पात्र कौन बना सकता है? नहीं होंगे नाराज। संबित पात्रा जी, जब हम आरंभ से डिबेट करते हैं, जब हम आरंभ से डिबेट में बैठते हैं, आप एक बार बताइए जब मैं बीच में कभी बोलता हूँ। संबित पात्रा जी कई बार बोलते हैं सर, उस बात को छोड़िए, लेकिन अपनी बात रखिए आप संबित पात्रा जी। मैं आप लोगों से नहीं, आप दिखाइए कहाँ बीच में बोला है। आज के डिबेट को रिवाइंड पे आते हैं आप मुद्दे पे कैसे आएंगे?
जब मैं आप रखिए तो अपनी बात रखिए ना हूं तो आप जानबूझ के राजीव रंजन जी को बोलने देते हैं। अच्छा, सुकेश रंजन को बोलने देंगे संबित, सुकेश रंजन को सुन लीजिए, राजीव रंजन को नहीं सुनना चाहते। सुकेश जी मैं नहीं सुकेश आपको भी नहीं सुनेंगे, आप बोलिए, बोल रहा हूं। बोलिए संबित जब भी मेरी बारी आती है आप लोग इनकम्प्लीट करके अब इनको सुन लीजिए और उनको सुन लीजिए ये करने लगते हैं। मुझे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग सब सुनाते हैं। कंप्लीट कीजिए आप। मैं इतना कहना चाहता था कि हाँ मैं आक्रोश में हूं। मैं आक्रोश में इसलिए हूं कि जब मैं आक्रोश में इसलिए हूं क्योंकि जब पोस्टर छपेगा बिहार के चुनाव के लिए उसमें जो चेहरे छपेंगे वो होंगे लालू प्रसाद यादव, वो होंगे राहुल गांधी, वो होंगी सोनिया गांधी, देवे गौड़ा, मुलायम सिंह यादव। क्या इन चेहरों को लेकर बिहार आगे बढ़ेगा? और मैं देखिए मैं यंग आदमी हूं, राजीव जी भी यंग है, हम सब फेसबुक से जुड़े हैं, अखिलेश जी आप भी यंग है फेसबुक में। आप देखिए अभी एक पोस्टर चल रहा है, मैं बता दूं उसका टाइटल क्या है। टाइटल है फ्यूज बल्बों का कतार जनता परिवार। अब देश डिसाइड करे फ्यूज बल्ब चाहिए या जलता हुआ बताइए। अब आप देखिए राजीव रंजन जी कहेंगे उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, आप जवाब ले लीजिए उनसे, उसके बाद मैं सुकेश जी आपके पास आता हूँ। हाँ बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ चलिए बोलिए। हाँ देखिए, मैं कुछ बात, ये लगातार तोता रटन बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक आदत हो गई है। लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, देखिए भय आपका सर चढ़कर बोल रहा है। आपके आंकड़े जो हैं बिहार के वो दोहराने की स्थिति में भी आप नहीं होंगे। आज इस दावे को लिख लीजिए और इस पर फिर हम लोग चुनाव के बाद बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि आप सुशासन की बात करते हैं, गांधी मैदान की बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए, दौरे के ठीक पहले 300 लोगों का वहां अपहरण हो गया और दौरे के पश्चात एक व्यक्ति की हत्या के बाद 299 लोग छोड़ दिए गए। ठीक उसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व का सामूहिक खात्मा वहां उग्रवादियों ने कर दिया। और आप सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, व्यापक घोटाले पर आपका भी सुशासन सवाल है। राजीव रंजन जी, मैं प्रेमचंद मिश्रा जी से कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद मुझे आखिरी कमेंट सुकेश से लेना है। पर आप चुप हैं। एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा जी, नीतीश कुमार के जो तथाकथित सुशासन की बात कही जाती है उसमें लालू यादव कहां फिट बैठते हैं, जरा ये बताइए मुझे, समझाइए। देखिए, परिस्थिति वश आप जो बस को जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मैं उसमें मेरा अपना समीशन आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार की छवि वाकई में बिहार में जो लॉट है लीडरशिप का किसी भी पार्टी का, उस पर सबसे बेहतर है, यह आपके सर्वे ने भी कहा है। नंबर 2, जो बीजेपी के नेता बिहार में जो लीडरशिप है, सुशील कुमार मोदी जो सबसे बड़े बीजेपी के बिहार के नेता हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड करीब 500 बार ये बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ये नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए सुशील मोदी का यह बयान बार बार है कि अपने आप में सफिशिएंट है कि बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व बिहार का है वो इतना राजनीतिक तौर पे कमजोर और दरिद्र है और उसमें इतनी बड़ी पैमाने पर फूट है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व के आगे बहुत ही बौना है। ये सच्चाई है। तो हमने जो सपोर्ट नजर आ रही है, बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है। यूपीए सरकार ने बिहार को बहुत उदारतापूर्वक मदद किया था, वो भी एक डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने का काम किया था। देखिए, सीट का पेज कुछ सुलझ जाएगा। जब नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए लालू यादव तैयार हो गए तो सीट का पेज कोई बड़ा पेज नहीं है। मामला 2 है। पहला, नीतीश कुमार के साथ एक जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव उनके लिए कहिए वो ये है कि वो डेवलपमेंट से जुड़े रहे और उनको डेवलपमेंट का प्रतीक लोग मानते रहे, सुशासन का प्रतीक मानते रहे। लेकिन लालू यादव का एक बैगेज है जो साथ लेकर आना पड़ता है, वो वोट के लिए आया है उनके साथ। तो वो क्या हार्म करेगा? क्या उनके प्रति बहुत नाराजगी नहीं होगी, लेकिन लालू यादव के प्रति लोगों की एक नाराजगी थी, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करके आ जाएगा क्या? लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली है वो बीजेपी के साथ है कि नीतीश कुमार के सामने किसको खड़ा करें। आप चेहरा खड़ा करते हैं, वो किसको खड़ा करेंगे? और एक जो सब इस पॉजिटिव के साथ जो निगेटिव आता है नीतीश कुमार के साथ, वो ये आता है कि उनके पास एक लालू यादव का गठबंधन तो हो गया, ठीक है, वो ट्रस्ट डेफिसिट में बार बार कहता हूं कि क्या जमीन पे वो जुड़ा होगा। आखिरी सेंटेंस कह रहा हूं कि विमर्श के केंद्र में ये जो सेकुलरवाद है ना, वो विमर्श के केंद्र में आ गया है। डेवलपमेंट अगर बार बार वो सेकुलर वर्सेस कम्युनल होगा तो शायद वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। बीच में आपको रोक रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार के लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें जो तस्वीर नजर आ रही है वो यही है कि बिहार, जो कि ऐसा लग रहा था कि अब जात पात के बंधन से मुक्त हो रहा है, फिर से कुल मिलाकर तस्वीर वही है कि जाति के इर्द गिर्द ही वहां पर चुनाव होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए।